हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपकी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट है आपकी क्षेत्रीय राज्यों का उदय। यहाँ पर आपको डिस्कस करना है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में नए राज्यों का उदय, कौन कौन से नए राज्यों का उदय हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें विशेषकर आपके हर्षवर्धन के साम्राज्य और उसके काल में बाहरी दुनिया के साथ कैसे संबंध थे, इसका अध्ययन हम करेंगे इस यूनिट में। यूनिट फर्स्ट आपके क्षेत्रीय राज्यों के उदय के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के उदय में, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पर्वती गुप्त और आपके मोखरी आपके आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद आपके लगभग 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में उत्तर भारत में राजनीतिक विखंडन का दौर शुरू हो गया था। छोटे छोटे राजवंशों सत्ता में आए थे। यहाँ पर अगर हम बात करें, इनमें से जो है मगध के पर्वती गुप्त और आपके कन्नौज के मोखरी राजवंश प्रमुख होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें पर्वती गुप्त के जो है राजवंश के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लेटर गुप्ताज। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये मुख्य गुप्त वंश से अलग था, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें इनका जो है शासन मगध और उसके आसपास के क्षेत्रों पर ही केंद्रित था, तो इसलिए ये जो है मुख्य गुप्त वंश है उससे अलग हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस वंश का संस्थापक कौन था, तो कृष्णगुप्त इसका प्रमुख संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा अगर इस बात करें तो यहाँ पर इसके कुछ और शासक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि प्रमुख शासकों की अगर हम बात करें तो कुमार गुप्त, आपके दामोदर गुप्त और आपके महासेन गुप्त, ये जो है इनके प्रमुख शासक हो जाते हैं। इनका संघर्ष आपके मुखारियों के साथ लगातार चलता रहता था। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके पर्वती गुप्तों का जो संघर्ष है वो मुखारियों के साथ चलता रहता था, क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारत में ये जो है आपके प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। यानी कि अगर हम बात करें मुखारी जो है आपके कन्नौज पर जो है शासन करते थे, तो यहाँ पर पर्वती गुप्त का जो है आपके दोनों के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहता था, कन्नौज और आपके मगध के बीच में। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका मुखारी, तो मुखारी में अगर हम बात करें तो मुखारियों ने जो है कन्नौज को अपना राजनीतिक राजधानी बनाकर अपना शासन किया था। यहाँ पर अगर हम बात करें महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित कर लिया था मुखारियों ने। यहाँ पर अगर हम बात करें इनके प्रमुख जो हैं शासक कौन कौन से हो जाएंगे, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ईशान वर्म और आपकी सर्ववर्मन और आपकी ग्रहवर्मन थे इसके प्रमुख शासक। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके ग्रहवर्मन जो कि आपके प्रमुख शासक थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी आपके मालवा के शासक देवगुप्त और आपके गौड़ यानी कि आपके बंगाल के शासक शशांक ने मिलकर आपके ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। यहाँ पर अगर हम बात करें ईशान वर्मन ने जो है आपके महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, जो कि उनकी बढ़ती शक्ति का प्रतीक था। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके मुखारियों और पर्वती गुप्तों के बीच में लगातार प्रतिद्वंदिता के साथ साथ वैवाहिक संबंध भी थे। यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों के बीच में संघर्ष तो चलता था, लेकिन उनके बीच में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें मुखारी शासक ग्रहवर्मन का विवाह थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करें मालवा के शासक देवगुप्त और आपके गौड़ यानी कि आपके बंगाल के शासक शशांक ने मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी ना। यहाँ पर अगर हम बात करें जो है आपके ग्रहवर्मन की हत्या के बाद क्या हुआ कि कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। इस घटना के बाद आपके जो है राजश्री के भाई जो है हर्षवर्धन का उदय हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें मालवा के शासक देवगुप्त और आपके गौड़ के शासक आपके शशांक ने मिलकर हत्या कर दी थी ग्रहवर्मन की और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद इस घटना के बाद आपके राजश्री के भाई हर्षवर्धन ने इस पर शासन किया था। तो ये जो है आपके हर्षवर्धन का उदय हुआ इस काल में। यहाँ पर अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, तो स्क्रीन पर अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन जो कि आपके पुष्पभूति वंश का प्रतापी शासक था, उसने अपने भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और आपकी कन्नौज दोनों की गद्दी को संभाल लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें हर्षवर्धन की विजय और साम्राज्य विस्तार की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें हर्ष ने सबसे पहले अपने बहनोइयों की हत्यारे और अपने बहन की अपहरणकर्ताओं, जैसे कि अगर हम बात करें तो बंगाल के शासक शशांक को दंडित करने का निश्चय किया था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अपनी विजय प्राप्त की। इसके अलावा अगर हम बात करें उसने अधिकांश हिस्सों पर जो है अधिकार कर लिया था उत्तर भारत में। यहाँ पर अगर हम बात करें उसने एक उपाधि धारण की थी सकलो उत्तरापदनाथ, ये जो है उसकी उपाधि हो जाएगी, तो ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी दक्षिण की ओर, उसने विजय अभियान को नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय को रोक दिया था। यानी कि अगर हम बात करें दक्षिण से चालुक्य के वंशजों द्वारा हमला किया जाता था उत्तर भारत में, तो उसने जो है नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया था, पुलकेशिन को द्वितीय को रोक दिया था।
इसके अलावा अगर हम बात करें आपके हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार जो है उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक था। पूर्व में जो है गंजामन से लेकर पश्चिम में वल्लभी तक हर्षवर्धन का शासन कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें उसकी शासन प्रणाली की तो यहाँ पर हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था गुप्तों की व्यवस्था पर ही आधारित थी, लेकिन उसके काल में जो है सामंती तत्व अधिक मजबूत हो गए थे। उसने जो क्या किया था, राजा प्रशासनिक का केंद्र था और उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था। हर्षवर्धन ने क्या किया कि अपने प्रशासन को 3 भागों में बांट दिया था, भुक्ति यानी कि प्रांतों में, जिलों में और आपके गाँव में, यानी कि आपके जिले जो हो जाएंगे विषय हो जाएंगे और प्रांतों को हम भुक्ति कहा करते थे उस काल में। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा आपके अधिकारियों को वेतन की बजाय भूमि अनुदान दिया जाता था इस काल में, जिससे क्या है कि सामंती तत्वों का बढ़ावा दिया गया था इस काल में। यहाँ पर अगर हम बात करें कानून व्यवस्था कठोर थी, चीनी यात्री हांग सांग के अनुसार यात्रा करना बहुत सुरक्षित नहीं था हर्षवर्धन के काल में। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका धर्म, हर्षवर्धन के काल में धर्म का किस प्रकार प्रभाव हुआ, तो यहाँ पर हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में जो है चीनी यात्री हांग सांग के प्रभाव में आकर उसने बुद्ध धर्म का महायान शाखा को अपना लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें वह एक सहिष्णु शासक था, अन्य धर्मों का भी आदर करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें उसने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कन्नौज सभा का आयोजन किया था, जिससे विभिन्न धर्मों के विद्वान शामिल हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें हर 5वें वर्ष में प्रयाग यानी कि आपके इलाहाबाद में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका कला एवं साहित्य, यहाँ पर अगर हम बात करें हर्षवर्धन के काल में जो है कला और साहित्य किस प्रकार से विकसित हुई, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हर्षवर्धन स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था, जिसने आपके नागानंद, रत्नावली और आपके प्रियदर्शनी नामक 3 प्रसिद्ध संस्कृत नाट्यों की रचना की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें वह जो है विद्वानों में विद्वानों का महान संरक्षक था। यहाँ पर अगर हम बात करें उसके दरबारी कवि भाण भट्ट हर्ष रचित और आपकी कादम्बरी के जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी आपके भाण भट्ट ने। इसके अलावा अगर हम बात करें उसके काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक विश्व का प्रसिद्ध केंद्र था, जहाँ हजारों छात्र अध्ययन करते थे। नेक्स्ट जगह अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हो जाएगा आपके भारत के बाहरी दुनिया के साथ संपर्क किस प्रकार था, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हर्षवर्धन के काल में भारत के विदेशी संपर्क बहुत मजबूत हो गया था। पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के साथ भी संपर्क हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में व्यापारिक संबंध पश्चिम एशिया और आपकी मध्य एशिया के साथ रेशम मार्ग और आपके समुद्री मार्गों से बने हुए थे। भारत में जो है मसाले, सूत्री वस्त्र, कीमती पत्थरों आदि का निर्यात होता था भारत से, जबकि मध्य एशिया से घोड़े का आयात हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें सांस्कृतिक रूप से बौद्ध धर्म, मतलब आपके सांस्कृतिक कल्चर जो है आपके बौद्ध धर्म मध्य एशिया और आपकी चीन में भारत से फैला हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें कई भारतीय विद्वान इन क्षेत्रों में गए और ग्रंथों का अनुवाद किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो है संस्कृति यानी कल्चर का जो है भारत से कई क्षेत्रों में फैल गया था। यहाँ पर अगर हम बात करें मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया पे, यहाँ पर अगर हम बात करें आपके दक्षिण पूर्वी एशिया में, इस काल में जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ था इस युग में, जिससे कि बृहद उत्तर भारत का निर्माण हो सका। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यापारी, ब्राह्मण, बौद्ध भिक्षु के माध्यम से भारतीय धर्म, भाषा, कला और शासन प्रणाली इस क्षेत्र में फैली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें छोटे प्रश्नों की यूनिट फर्स्ट से कौन कौन से छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पार्वती गुप्त और आपके मुखरियों के बीच में संबंध कौन कौन से थे, प्रकाश डालिए। इसके अलावा अगर हम बात करें हर्षवर्धन द्वारा रचित नाट्यों की नाम लिखिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा सकलो उत्तरपतनाथ से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें चौथा प्रश्न हो जाएगा आपका हर्ष की पराजय किस शासक के हाथों हुई थी, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके महामोक्ष परिषद क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। दक्षिण पूर्वी एशिया के भारतीय कृत राज्यों के नाम बताइए, आपको बताना है। यहाँ पर अगर हम बात करें भाण कौन थे, इसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए, पार्वती गुप्त और मुखरियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके हर्षवर्धन की विजय एवं साम्राज्य विस्तार का मूल्यांकन कीजिए, तो ये बड़े बड़े प्रश्नों में हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें हर्षवर्धन की प्रशासनिक और धार्मिक नीतियों की विशेषता क्या है, वर्णन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एक विद्वान और एक विद्या के संरक्षक के रूप में हर्षवर्धन की मूल्यांकन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राचीन भारत की दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों का एक विस्तृत निबंध लिखिए, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। इन क्वेश्चन के आंसर इस पीडीएफ में नहीं मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी 1 वीक सीरीज या किसी बुक से आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। तो दोस्तों ये थे आपके यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल नॉलेज यूनिवर्सिटी जोधपुर के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आने वाले समय में जोधपुर यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इसी के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।